कल के भेज दिए थे ना मैंने क्लास के। कल वाले क्लास नोट भेज दिए थे मैंने ग्रुप में। पेपर वन, क्लास 7। ठीक है, यूनिट वन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेटा रिफ्लेक्टिव जर्नल। पेज नंबर 68 आ जाओ बेटा इंग्लिश मीडियम में, और मार्क करते रहा करो, ठीक है, जहां जहां जो जो पेजेस पे करवाती हूँ। पेज नंबर 67 आ जाओ हिंदी मीडियम में। इसको हम बोलते हैं परावर्तक पत्रिका। परावर्तक पत्रिका, रिफ्लेक्टिव। अब पहले मतलब समझो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, आसान भाषा में। ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मैं कैसा कर रही हूँ, मेरी कमियां क्या हैं, मेरी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, मुझे किस बात के लिए सवाल पूछना चाहिए, क्या ये मुझे आता है, कितना आता है, कहाँ तक आता है, मैं इसको कितना अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये जो वर्ड है रिफ्लेक्टिव, इसका मतलब ही होता है आत्मचिंतन। ठीक है, खुद के बारे में चिंता करना, खुद के बारे में सोचना। और जर्नल क्या है बेटा, जर्नल एक तरीके की डायरी है। ठीक है, एक तरीके की किताब है जिसके अंदर हम अपनी चीजें, ठीक है, जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, जो कुछ भी मैं आत्मचिंतन कर रही हूँ, उनको लिखती हूँ। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के होते हैं। टीचर की डायरी अलग होती है, रिफ्लेक्टिव जर्नल कौन लिखता है, स्टूडेंट्स लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे कि आप अपनी क्वेश्चन भी देखो तो वही लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है। ये सेम चीज आपकी ईवीएस में भी है, ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हो ना, ये ईवीएस में भी है और मैथ्स में भी शायद है काफी हद तक। ठीक है, तो बच्चों से संबंधित परावर्तक पत्रिका से अभिप्राय है वो नोटबुक या कागज का टुकड़ा जिसका प्रयोग बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करता है। वो पेपर या वो नोटबुक यूज टू राइट हिज और हर आइडियाज और थॉट्स, टू रिफ्लेक्ट ऑन। फुल गिलास भरना है। ये सारा डाल दो। फुल गिलास लेना है क्या पानी। हाँ, टू रिफ्लेक्ट ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, पेज चेंज करो, 68 पे आओ हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले देखो 69 पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। अच्छा, एक वो दे रखी है 68 पे हिंदी मीडियम में, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर नोटबुक और पीसेस ऑफ पेपर दैट स्टूडेंट यूज व्हेन राइटिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन थॉट्स। तो ये सेम बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको आप एज डेफिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, कि रिफ्लेक्टिव जर्नल वो पत्रिका होती है, ये कागज का टुकड़ा या वो नोटबुक होती है जिसमें बच्चे जो हैं अपने ऊपर आत्मचिंतन करते हुए अपने विचारों को लिखते हैं। ठीक, इसको आप एज अ डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें। फिर आपकी इंपॉर्टेंस के बारे में इसमें बता देना है, ये बेटा आपका 5 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। प्रावर्तन पत्रिकाएं विद्यार्थी को मुक्त ढांचे में लेखन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करती हैं। ऑफर्स to write thoughts with open ended फॉर्मेट। ओपन एंडेड फॉर्मेट क्या होता है, इसको बोलते हैं मुक्त ढांचा।
ठीक है। मुक्त ढांचा, ओपन एंडेड फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने जो आंसर्स हैं वो ओपिनियटेड फॉर्म में लिखने हैं, यानी कि आपके जो जवाब होने चाहिए वो शब्दों में होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। ठीक है, एक वर्ड में आंसर नहीं होना चाहिए। इसका ऑपोजिट होता है बेटा क्लोज एंडेड, खुले अंत, ये खुला अंत होता है, ये बंद अंत होता है। ठीक है, इसका जवाब होता है ओनली वन वर्ड आंसर। जैसे आप एमसीक्यू करते हो, ट्रू फॉल्स करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, वो क्लोज एंडेड है। ठीक है, लेकिन जब आपसे हम वेरी शॉर्ट आंसर या ऐसे टाइप आंसर्स पूछते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होता है ये बच्चे को एक मौका देता है कि वो ओपन एंडेड फॉर्मेट में, यानी कि अपनी ओपिनियन को प्रॉपर तरीके से जो है उस किताब के अंदर, जो भी उसने डायरी या बुक बनाई है उसके अंदर अपने विचारों को बेहतर तरीके से लिख सके, हर एक पॉइंट वो अपने विचारों के बारे में लिख सके। ठीक है, दूसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा, कोई भी लर्निंग जो होती है, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो अधिगम, वो सबसे ज्यादा पावरफुल तभी बनेगी जब आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करोगे। व्हेन यू रिफ्लेक्ट, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते, जब तक बच्चा जो है खुद से सवाल नहीं पूछता, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं इसको, स्व आकलन, जब तक बच्चा खुद से सवाल नहीं पूछता कि मैं कितने पानी में हूँ, लर्निंग उसकी बेहतर और पावरफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे हम आपको कहते हैं ना कि बेटा स्टडी, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठोगे, अपनी किताबें खोलोगे, टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक मैंने मैम से सुना है, और ये टॉपिक में मैम ने ऐसे ऐसे बताया था और मुझे ये समझ आया था। और आप दूसरा टॉपिक पे जा रहे हो और आप कह रहे हो यार ये तो मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्या करूं मैं इसका। तो वहां पे आपको पता चला कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। तो वैसी सिचुएशन में आप मेरे पास आओगे कि मैम ये वाला टॉपिक मेरे समझ नहीं आ रहा, आप एक बार और समझा दो। ठीक है, तो जब बच्चा खुद से सवाल पूछता है और उसको जवाब नहीं मिलता तो वो डाउट क्लियर करने के लिए टीचर के पास जाता है। इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, खुद पे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है रिफ्लेक्टिव जर्नल की। रिफ्लेक्टिव जर्नल में बच्चा बेटा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी भी टॉपिक को लेके कोई मिसकंसेप्शन है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को वो लिख सकता है उसके अंदर आराम से। मान लीजिए घर पे बैठ के पढ़ रहा है, अब अभी तो अब हमारे पास व्हाट्सएप है, हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है। अगर आपको कॉलेज आना होता, है ना, और मैं कहती कि भाई फोन पे कोई मुझे तंग नहीं करेगा, तो आप क्या करते हैं, बहुत आप बुक पढ़ रहे हो तो आप एक जगह पे लिख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, है ना, और लिख के अगले दिन लेकर आते हैं कि मैम मेरे को ये परेशानी है, आप मेरे को ये क्लियर कर दो, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। तो जर्नल का ये काम है कि आप उसको लिख सकते हो एक जगह पे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम जो है। ठीक है, कहते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होता है बेटा, इट इज अ विंडो ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन, विंडो ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, एक टीचर अगर उस बच्चे का रिफ्लेक्टिव जर्नल पढ़ती है, मैं अगर इसको पढ़ती हूँ एज अ टीचर, तो मुझे ये पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, बच्चा क्या सोच रहा है, कहाँ उसको परेशानी आ रही है, क्या वो किस तरीके का अधिगम उसका चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन्स क्या है उसकी, ये मुझे रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए से पता चल सकता है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल टीचर्स के लिए एक खिड़की है, ठीक है, जो कि हम बच्चों के दिमाग में झांक सकते हैं, उनका रिफ्लेक्टिव जर्नल लेके पढ़ सकते हैं। परावर्तन पत्रिकाएं अध्यापकों को विद्यार्थी की ओर ध्यान देने का अवसर प्रदान करती है। जब मैं बच्चे के दिमाग में झांक सकूंगी तो मेरे को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द चाइल्ड। ठीक है, मैं बच्चे की तरफ और ध्यान जो है वो दे पाऊंगी।
वे विद्यार्थियों के बारे में अतिरिक्त सूझबूझ प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करती हैं। तो ऐसे में मैं अलग अलग टीएलएम लेकर आ पाऊंगी, टूल्स लेकर आ पाऊंगी और बच्चे की मदद कर पाऊंगी, बच्चे की बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाऊंगी। ठीक है। कम सफल अधिगमकर्ता या बालकों को यह भी मालूम पड़ जाता है कि उनके मस्तिष्क को किन किन आदतों को के विकास की आवश्यकता है। जैसे इसमें दे रखा है कि जो तुम्हारे लो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, या फिर जो लेस सक्सेसफुल कह लो, ठीक है, इनको पता चल जाते हैं एरियाज वेयर टू डेवलप। मतलब आसान भाषा में बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है जब हम लिखते रहते हैं हर एक चीज। ठीक है। अब इसमें है कि आप जर्नल लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट जर्नल, हाउ टू राइट रिफ्लेक्टिव जर्नल। पहली चीज, पत्रिका लिखने का मुख्य लक्ष्य होता है चिंतन को लेखन में कैसे स्थानांतरित किया जाए, इस पक्ष को विद्यार्थी के सम्मुख स्पष्ट करना अति आवश्यक है। एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जर्नल लिखने का बेटा, ठीक है, कि आप किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, हाउ। एक उद्देश्य होना चाहिए, आपने ऐसे नहीं कि नोटबुक बना ली और हर एक चीज लिखे जा रहे हो, नहीं, आप कैसे खुद पे आत्मचिंतन करते हो इसका एक उद्देश्य आपने बनाना है। बहुत छोटे बच्चों को पत्रिका लिखने का कार्य जोर जोर से बोलकर और चिंतन करते हुए करना चाहिए। जो हमारे प्राइमरी के अगर हम बच्चे ले रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं बेटा, ठीक है, इनको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, लाउडली, स्पीक लाउडली। जब ये जर्नल में लिखें तो जोर जोर से बोल बोलकर जो है लिखें। ठीक है। पत्रिका में प्रविष्टियां कक्षा में कराए गए कार्यों के आधार पर हो सकती हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल में जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीज, प्रविष्टियां। ठीक है। ये कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लास वर्क, क्लास में जो भी आपको काम कराया गया है, कक्षा कार्य कराया जा रहा है, ठीक है, क्लास में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके हिसाब से बच्चा अपनी एंट्रीज लिख सकता है कि मैंने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा। ठीक है। ये जो एंट्रीज होती हैं, प्रविष्टियां जो हैं, ये बच्चे की लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। बच्चे के खुद के जीवन के बारे में चिंतन या कक्षा के बाहर के वातावरण के बारे में भी हो सकती है। तो बच्चे की जो पूरी जीवन है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। अब ये चाहे इन द क्लास हो, कक्षा के अंदर हो बेटा, या आउटसाइड स्कूल हो, स्कूल के बाहर भी उसको कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी वो लिख सकता है। ठीक है। विद्यार्थी को उनके स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर का काम बनता है कि वो बच्चों को एनकरेज करे टू राइट द एंट्रीज। ठीक है। रोज जो है टीचर जो है बच्चों को बोले कि बेटा आज तुमने पूरा दिन जो किया है स्कूल के अंदर, ठीक है, उसके बारे में आत्मचिंतन करना है और लिखना है। जैसे आप डियर डायरी लिखते हो, ठीक है, डायरी एंट्री लिखते हो, तो डायरी एंट्री में आप हर एक बात लिखते हो, आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। रिफ्लेक्टिव जर्नल में बस आप क्या करते हो कि आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आज मैंने ये सीखा था, तो इसमें मैंने मुझे इतना समझ आया और इतना समझ नहीं आया। ठीक है। इसके बाद इसमें आपने कौन सा पॉइंट डालना है, अम्म, हम्म, एक पॉइंट इसमें ये डालना कि स्टूडेंट्स जो होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए से इनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप की जाती है, एक योग्यता डेवलप की जाती है बेटा, जिसके जरिए से बच्चा जो है ये चिंतन कर पाता है कि वह क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और स्वयं के लिए निष्कर्ष क्या निकालता है। वॉट ही थिंक्स और फील्स, वॉट ही कंक्लूड्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है। निष्कर्ष निकालना भी जरूरी है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पे आना जरूरी है भाई, कि भाई मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं। पत्रिका को प्रश्न गहरे होने चाहिए, ना कि सतह स्तर के। जो क्वेश्चंस होने चाहिए आपके,
एंट्रीज में। ये कैसे होने चाहिए? डीप क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि जो टीचर है उसको भी समझ में आए कि मेरे बच्चा कहाँ पे परेशानी कर रहा है। सतह स्तर यह होता है सरफेस लेवल बेटा, नॉट सरफेस लेवल। अब समझ लो, डीप लेवल होता है एकदम गहन, जिसके अंदर आप गहराई तक ईच एंड एवरी चीज के ऊपर फोकस करते हो। सरफेस लेवल होता है ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से। ठीक है, ऊपर ऊपर से। इसके बाद आप इसमें, ये एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी पॉइंट डाल देना इसको। ठीक है, कि बच्चों से आप रोज करवाइए रिफ्लेक्टिव जर्नल, लास्ट में जो डायरी पीरियड होता है उसमें आप करवा लीजिए रिफ्लेक्टिव जर्नल। रूटीन पत्रकारिता विद्यार्थियों को अन्य लेखन क्रियाओं को लिखने के लिए अवसर प्रदान करे। पत्रिका का पुनः पठन और संशोधन अवश्य हो, इसके लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चा अपनी एंट्रीज को री रीड भी करे। ठीक है, और उसके बाद री रीड करने के बाद लेटर ही कैन मेक चेंजेस। मान लीजिए आपका कोई डाउट क्लियर हो गया, तो उस डाउट को आप चेंज करिए फिर वहां से, कि भाई अब मुझे ये क्लियर है, तो वहां पे रिफ्लेक्ट करना है दोबारा से। ठीक, ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज बस लिख के छोड़ दिया कि ये डाउट था और छोड़ दिया। वो क्लियर हो गया है तो वहां पे परिवर्तन लेकर आना है आपने। ठीक है। हाँ, और लास्ट पॉइंट इसमें ये डाल देना, प्रोवाइड फीडबैक। बच्चे ने जो एंट्रीज लिखी हैं, टीचर उनको पढ़े बच्चों की रिफ्लेक्टिव जर्नल को, और उनको फीडबैक प्रोवाइड करें कि वो कैसा कर रहे हैं, उनकी लर्निंग के बारे में, उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि बच्चा खुद पे आत्मचिंतन कर रहा है तो उसकी प्रतिपुष्टि करें। ठीक है, मैनेजमेंट वाला छोड़ दीजिए, वो नहीं करना है। ये आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल हो गया बेटा। अब एक इसमें आएगा आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पेज नंबर 70, दोनों बुक्स में, दोनों बुक्स में पेज नंबर 70। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। अब देखो, आकस्मिक का मतलब क्या होता है? सडन। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभिलेख यानी कि उसको लिख देना, इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होते हैं ये बेटा बेसिकली बच्चों की लाइफ के एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड्स और इवेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। कोई भी घटना, बच्चे के जीवन की कोई भी घटना जो किसी टीचर के सामने घटित हुई हो और वो टीचर को याद रह गई हो। ठीक है, और उसको मैंने एक डायरी के अंदर लिख लिया, एज इट इज, जैसा मैंने देखा वैसे ही, विदाउट माई पर्सनल ओपिनियन। मैंने उस पर अपनी कोई राय नहीं दी, अपना कोई जजमेंट नहीं दिया, बस जो घटना मैंने देखी बच्चे के साथ होते हुए उसको एज इट इज मैंने लिख लिया। तो दीज आर बेसिकली द एपिसोड्स और इवेंट्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, सिग्निफिकेंट एपिसोड, ऐसे एपिसोड जो हमें याद रह गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास के अंदर एंटर किए और आपने देखा कि अनु जो है वो अनु ने क्या नाम ले, अनिल की, अनु टेक्स अनिल पेंसिल एंड ब्रेक्स इट, उसकी पेंसिल लेती है और तोड़ देती है। ठीक है, क्यों, वाई, ये आपने पता किया, क्योंकि अनिल स्टोल हर ज्योमेट्री बॉक्स।
क्योंकि अनिल ने उसका ज्योमेट्री बॉक्स चुराया था, तो अनु ने अनिल की पेंसिल ली और तोड़ दी। बस ये घटना आपको याद रही और आपने अनु के बारे में ये बात लिख दी। इससे आपको ये तो पता चला कि अनु जो है वो थोड़ी सी रिवेंजफुल है, बदला लेना जानती है। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी कोई ओपिनियन नहीं लिखी, आप अपनी कोई भी राय नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसको इस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, यहाँ पे आप डेट लिख देते हैं कि भाई इस तारीख को ये घटित हुई थी, मान लीजिए 16 दिसंबर 2025, ठीक है। पीरियड था थर्ड पीरियड, क्लास थी फोर्थ ए, ठीक है। और आपने फिर यहाँ पे लिखा एपिसोड, अनु ब्रोक अनिल्स पेंसिल बिकॉज अनिल स्टोल हर ज्योमेट्री बॉक्स। बस ऐसे लिख देते हैं इसको, घटना को, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड बना दिया जाता है। हर बच्चे का ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट रहा होता है। जैसे मुझे याद है, जब मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी तो मैंने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का रजिस्टर बनाया था, और मैंने एक बच्चे का इंसिडेंट लिखा था कि मैं जैसी क्लास में एंटर करी थी तो बच्चे उठे मुझे विश करने के लिए, तो वो बच्चा भी खड़ा हुआ विश करने के लिए, और जब जैसे डेस्क का सहारा लेके खड़े होते हैं बच्चे ज्यादातर, तो वो भी डेस्क का सहारा लेके खड़ा हुआ और उसका हाथ स्लिप हो गया डेस्क से, और वो गिर गया नीचे खड़े होने की बजाय। तो वो थोड़ी हंसी भी आ गई मुझको, मैं थोड़ी शरारती टीचर रही हूँ, ठीक है। हंसी भी आ गई, वो भी हंसी रहा था बच्चा, क्योंकि उसको लगी नहीं थी, बैक पे गिरा था वो, ठीक है। और वो इंसिडेंट मुझे याद रह गया। तो जब मुझे बोला गया कि आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने अपनी क्लास के बच्चों के, तो वो इंसिडेंट मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, वो कैसा भी इंसिडेंट हो सकता है जो आपको याद रह जाए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट एपिसोड जिसको बोलते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि वो आपको याद रह गया है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। रैथस लुइस की डेफिनेशन है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द रिपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। तो आप रैथस लुइस की डेफिनेशन कर लेना। जो सिंपल डेफिनेशन हो बेटा, जहां भी जो याद की जा सकती हैं वो तो लिख के ही आना, आपके जो आंसर्स को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें आप टाइप्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना बेटा, पेज नंबर 71 पर देखो नीचे, और 70 पेज हिंदी मीडियम में, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है तुम्हारा, इसके अंदर आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे का बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हो, ठीक है। इसको लिखना, राइट प्यूपिल्स बिहेवियर। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है बेटा विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। सब्जेक्टिव वर्ड जहां पे आएगा उसका मतलब है सब्जेक्टिव, यानी कि व्यक्तिपरक, यानी कि आपकी पर्सनल फीलिंग है उसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपकी कोई पर्सनल फीलिंग वहां पर नहीं है। पेज नंबर इंग्लिश में 71, हिंदी में 70। राइट प्यूपिल्स, राइट प्यूपिल्स बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। एंड डज नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ आइडिया। आइडिया किसका बेटा, टीचर का, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली लिख रहे हो बच्चे का बिहेवियर, ठीक है। तो नो पर्सनल फीलिंग। जैसे कि होता है ना कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है तो मैं इसकी अच्छी चीजें लिखूं, ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसकी बेकार चीजें लिखूं, ये सब नहीं करना। ऑब्जेक्टिव रहना है आपने, सब्जेक्टिव नहीं होना, ठीक है। तो कोई भी आपका आइडिया नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकेंड टाइप होता है एनेक्डोटल का, कि
सम कमेंट्स आर गिवन अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर आप कुछ कमेंट डाल सकते हो. सम कमेंट्स कैन बी एडेड विद डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर. जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया, तो मैं वहां पे कमेंट डाल सकती हूँ कि अनु इज अ बिट रिवेंजफुल. ठीक है, मैं थोड़ा कमेंट डाल दिया कि भाई बदला लेने की प्रवृत्ति रखती है, कि उसके साथ किसी ने ऐसा किया तो उसने भी उसके साथ बदला कर दिया. ठीक है, इस तरीके के कमेंट आप डाल सकते हैं. थर्ड टाइप होता है हमारा कि कमेंट के साथ साथ जो बच्चे का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप रेमेडी भी दे रहे हो. कमेंट भी आएगा इसमें, प्लस डिस्क्रिप्शन भी आएगा बेटा इसमें, प्लस रेमेडी. यानी मैंने कमेंट लिया था कि अनु थोड़ी सी रिवेंजफुल है, तो इसको ठीक कैसे करूं, हाउ टू सॉल्व दिस बिहेवियर ऑफ अनु. अनु का ये जो बिहेवियर है, मैं इसमें परिवर्तन कैसे लेकर आऊं. ठीक है, तो मैं क्या रेमेडी दूं, क्या ट्रीटमेंट दूं कि अनु जो है उसके अंदर से जो प्रवृत्ति है रिवेंज लेने की, ये खत्म हो सके. चौथा, फोर्थ टाइप जो होता है, फोर्थ टाइप ऑफ एनेक्डोटल और रिकॉर्ड ऑफ बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द बिहेवियर. इसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपने ये भी लिखना है कि वो जो बच्चे का बिहेवियर हमने देखा है उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है. ठीक है, मेरिट और डीमेरिट लिखना है. ऑल्सो गिवन एंड रेमेडीज फॉर फ्यूचर लाइफ, और रेमेडी भी लिखनी है, सोल्यूशन भी लिखना है. कमेंट नहीं लिखना है इसमें, आपने मेरिट डीमेरिट लिखना है कि भाई रिवेंजफुल है तो कल को ज्यादा बड़ा रिवेंज ले सकती है, गुस्सा उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे मेरिट डीमेरिट लिखते हैं, और आप क्या उसके इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे आपने स्टेप लिखने हैं. ठीक है, इसके बाद ये जो आपके बेटा दे रखे है ना 71 पेज पे, स्टेप्स इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें ये जो टेबल मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, इसको आपने थ्योरी में लिख देनी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे स्टेप दे रखे हैं. आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, पहले आप ऐसे एक टेबल बना देना. ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ प्यूपिल जिसके बारे में आप लिख रहे हो. ठीक है, फिर ऐसे ही आपकी टेबल हो गई, डेट, प्लेस, एपिसोड. प्लेस में आप क्लास लिख देना या कॉरिडोर लिख देना जहां आपने देखा है. ठीक है, और आप अपना कमेंट डाल देना. जैसे अनु ने बदला लिया तो यहाँ पे अनु इज बिट रिवेंजफुल, ये कमेंट हो गया. अब इसी चीज को आपने स्टेप बाय स्टेप में लिख देना. जैसे स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे कि हम पहले बच्चे का नाम लिखेंगे. ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि हम डेट और प्लेस मेंशन करेंगे कि कौन सी तारीख को वो इंसिडेंट हुआ और कौन सी जगह पे हुआ, फॉर एग्जांपल क्लास और कॉरिडोर और प्लेग्राउंड. ठीक है, फिर स्टेप 3 में आपने ऐसे लिख देना है कि हम एपिसोड जो मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने देखा मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी. ठीक है, और उदाहरण दे देना है बेटा, एक एग्जाम्पल दे के समझा देना है. फिर स्टेप 4 कि जो भी बच्चे का बिहेवियर था, जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके आधार पर मैं एक कमेंट कर दूंगी. ठीक है, और ये छोटा सा एपिसोड मैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लूंगी रजिस्टर में. ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड के स्टेप्स है इस तरीके से. ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्वालिटीज दे रखी हैं इसमें कि एक अच्छे एनेक्डोटल की क्या क्वालिटीज होती हैं. तो एक अच्छे एनेक्डोटल की पहली क्वालिटी यही है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिविटी यानी कि कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता. इंग्लिश की बुक में अगर आप देखोगे तो लिखा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम टीचर्स ओन इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, जीलसी, फेवरेटिज्म. ठीक है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा टीचर की तरफ से. ठीक, दूसरा, कंप्लीट व्यू. हाँ, 71 वस्तुनिष्ठता. नहीं, 71 पे है. हिंदी, हाँ, हिंदी में 71 है, इंग्लिश में 72 है.
ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। कंप्लीट व्यू क्या है? कंप्लीट पिक्चर, पूर्ण चित्र। तो एक अच्छे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह किसी व्यक्ति या घटना के बारे में पूर्ण चित्र प्रस्तुत करे। मतलब आपने आधी अधूरी बात नहीं लिखनी। जैसे मैंने वहां पे लिखा कि अनु ने क्या किया, फिर मैंने आगे वाई भी लिखा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको पूरी पिक्चर बतानी है, आधी अधूरी बात नहीं करनी कि अनु ने अनिल की पेंसिल तोड़ दी, बात खत्म। नहीं, आपने वाई लिखना है कि उसने क्यों तोड़ी थी, क्योंकि भाई पहले अनिल ने हरकत करी थी उसके साथ। ठीक है, तो कंप्लीट व्यू होना चाहिए, कंप्लीट इंसिडेंट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। उससे गलत इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती है। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की जानकारी। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में यह विशेषता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति या विद्यार्थी के बारे में पूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी प्रस्तुत करे। बच्चे का जो बैकग्राउंड है बेटा, उसके बारे में भी आपने बताना है। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन और प्यूपिल। डिस्क्रिप्शन सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ। ठीक, बस। इसके बाद आ जाओ नरेशन पे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना, रीड कर लेना एक बार, बाकी इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, कोई भी 5 एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना। अब आ जाओ नरेशन पे। नैरेटिव्स, वृत्तांत। मैंने विवरण लिख दिया, विवरण इज नॉट द करेक्ट वर्ड। व्हाई दे हैव रिटन विवरण। देखो वैसे ना, इसको जो, बेटा माइक ऑफ कर लो। इन्होंने लिखा हुआ है बेटा माइक ऑफ कर लो, विवरणात्मक कथा। वैसे हम नरेशन को वृत्तांत बोलते हैं, वृत्तांत। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या होता है? कहानी सुनाना। आप सबने सुना होगा, काफी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसके अंदर कहानी आई से शुरू होती है कि मैं अपने चाचा के गांव गया था और वहां पे मैंने देखा कि चाचा लाख की चूड़ियां बनाते थे और उनके घर पे कुछ भी खाने को नहीं था, फिर भी वो मेरे लिए आम लेकर आए। तो हमें नहीं पता वो आई कौन है, बस लास्ट में पता चलता है कि वहां पे ऑथर का नाम लिखा है, तो हमें पता चलता है अच्छा ये जो ऑथर था ये आई था। तो जो ये कहानी सुना रहा है उसी को हम बोलते हैं नरेटर। ठीक है, तो जो नरेट करता है, जिस चीज को नरेट कर रहा है उसको बोलते हैं नैरेटिव्स, कहानी सुनाना। तो नैरेटिव क्या होते हैं? दे आर रिटन इन सीक्वेंस विद इन एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, टेकिंग ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड ऑफ बिहेवियर एज इट इज अकरिंग। ये बेसिकली घटनाओं को सीक्वेंस में सुनाने की एक तरीका है। ठीक है, रिटन, नहीं, इवेंट्स रिटन इन सीक्वेंस। अब जैसे आप कहानी पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो पहले कुछ ये हुआ, पहले वो गांव गया, फिर वो चाचा के घर गया, फिर उसके चाचा आम लाए। तो सीक्वेंस में चल रही हैं सारी घटनाएं। ठीक है, तो ये कहानियां होती हैं जिनको हम लिखते हैं, जिसके अंदर जो मैं होती हूँ। ठीक है, मैं जो सुना रही हूँ, तो मैं नरेटर हूँ और नरेटिव्स मेरा नजरिया। ठीक है, अम्म, देखो जैसे इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, किसी स्थिति के बारे में इस प्रकार के लिखित रिकॉर्ड जिसे कोई दूसरा व्यक्ति बाद में पढ़ सके और उस दृश्य को देख सके तथा व्यवहार के महत्वपूर्ण तत्वों पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है तथा उसका वृत्तांत लिखा जाता है। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, वृत्तांत लिखा जाता है। ठीक है, तो जब मैं वो स्टोरी पढ़ूंगी तो मैं खुद को एज अ नरेटर समझूंगी और मैं उस स्टोरी को बेहतर तरीके से फील कर पाऊंगी। जब मैंने पढ़ा कि मैं गाँव गया था, तो मैंने खुद को समझ लिया और मैं उसी तरीके से उस चीज का पिक्चराइजेशन करना शुरू कर दूंगी। ठीक, अब इसमें एडवांटेज दे रखी हैं, इसमें आपने, एक मिनट, देखो इसकी ना, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं बेटा, पेज नंबर 87 पे आओ, इंग्लिश वाले बच्चे।
इसकी एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक जो भी हैं यहाँ से मार्क करो। पेज नंबर 87 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरेटिव्स दे रखी है, मिला क्वेश्चन में, वहां मार्क कर लो इसको, ठीक है। और जहां पे नैरेटिव्स लिखा हुआ है ना तुम्हारे पेज नंबर 75 पे, जहां पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरेटिव, वहां पे लिख दो पेज 87 से करना है। जहां 75 पे लिखा हुआ है वहां पे लिख दो पेज 87, ठीक है। और पेज 87 पे टिक कर लो कि भाई मुझे यहां से लिखनी है, ठीक है। तो देखो इसकी क्या विशेषताएं होती है। नैरेटिव्स इन्वॉल्व्स रीडर्स इन द स्टोरी, इन्वॉल्व्स रीडर्स इन द स्टोरी। तो नैरेटिव जो होते हैं ये पाठक जो होते हैं बेटा, इनको इन्वॉल्व करते हैं कहानी के अंदर। भाई कोई तो रीड करने वाला होना चाहिए, तभी तो उसको रीड कर पाएंगे, पर पता चल पाएगा कि इसको नरेट किया जा रहा है। नैरेटिव्स रिलेट इवेंट्स इन सीक्वेंस, रिक्रिएट एन इवेंट बाय सेटिंग इट इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। तो वृत्तांत जो होते हैं हमारे, जो नैरेटिव्स होते हैं, इनको एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस में लिखा जाता है, स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये स्टोरी है, तो इस स्टोरी के अंदर मैंने एक टाइम बताया कि मैं 4 महीने पहले वहां गई थी और मैं अपने गांव गई थी। तो गांव और 4 महीने पहले, ये मैंने क्या सेट कर दिया, टाइम और प्लेस सेट कर दिया। तो हर कहानी में एक टाइम और प्लेस का होना जरूरी है, इसको हम सेटिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर बताना है कि हर नैरेटिव में इट इंक्लूड्स डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स, यूज एक्चुअल और रिक्रिएटेड डायलॉग। नरेशन के अंदर एक्चुअल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल डायलॉग यानी कि अ, असली संवाद। नरेशन में जैसे कि यहाँ पे आप कहानी लिखोगे तो वो लिखेगा कि मैंने पूछा, और कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा में होगा, चाचा तुम अभी भी लाख की चूड़ियां बनाते हो। चाचा ने मुझे कहा हाँ मैं अभी भी लाख की चूड़ियां बनाता हूँ। तो इस तरीके के डायलॉग्स होते हैं नरेशन में, असली संवाद होते हैं, या उन संवादों को रिक्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कि बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिख दिया जाएगा कि मैंने चाचा से पूछा कि क्या वो अभी भी लाख की चूड़ियां बनाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। इट प्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट चेंजेस, कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रिएट टेंशंस। नरेशन के अंदर बेटा आपके अलग अलग प्रकार के परिवर्तन दिखाए जाते हैं, ठीक है। और टेंशन दिखाई जाती है कि भाई मैं जो भी मतलब सीक्वेंस चल रहा होगा उसके आधार पे आपको सिचुएशन दिखाई जाएगी। इट इज टोल्ड फ्रॉम द पीओवी, यूजुअली द ऑथर्स पीओवी। जिसने जो नरेट कर रहा है, ऑथर ही नरेटर होता है। नरेटर यानी कि बेटा वृत्तांतकार, ठीक है। और इसी का पीओवी होता है। आई कौन है, ऑथर, और वो अपनी अपनी कहानी लिख रहा है कि मैं ऐसे गया, मैंने ये देखा ये देखा ये देखा। तो हम जो पढ़ रहे होते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो किसका होता है, ऑथर के नजरिए से हम कहानी को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इट फोकसेस ऑन कनेक्शन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट, ठीक है। ये पास्ट और प्रेजेंट, इनमें कनेक्शन बिठाता है, फोकस करता है। हाउ रेलेवेंट इज द इवेंट टुडे, हाउ रेलेवेंट विल इट बी इन फ्यूचर। की जो कहानी मैं लिख रहा हूँ ये आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना फायदेमंद रहेगा, और आगे फ्यूचर में भी कितना फायदेमंद रहेगा, ठीक है। बस इतने काफी हैं। हाँ, पेज नंबर, नहीं हिंदी में ना ऐसे पॉइंट्स नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में ऐसे पॉइंट्स नहीं है। हिंदी में तुम्हारे अलग पॉइंट्स है, तो तुम यहाँ से करना, इंग्लिश वाले में से करना, ठीक है। और एक पॉइंट डाल देना बेटा, ये दैनिक भाषा में होता है। दैनिक भाषा यानी कि रोजमर्रा की जो भाषा बोलते हैं हम, उसमें ज्यादातर लिखा जाता है, डेली यूज लैंग्वेज, ताकि बच्चों को समझ आ सके, ठीक है। भाषा जो होती है वो नॉर्मल जो हम रेगुलर भाषा यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, बिल्कुल वैसे लिखा जाता है, ताकि हम रिलेट कर सकें उसके साथ। जैसे इसमें ऐसे शब्द भी आएंगे, अरे ये क्या हो गया, अरे तुमने मुझे बताया नहीं, ओफो, इस तरीके की बातें होती हैं। तो हम ये डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यू छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है, इसको नहीं करना है।
फिर आ जाइए यूनिट 2 पर, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। अब पहले हम्म, हिंदी वाले बच्चे बुक खोलो जरा, यूनिट 2, फिजिकल डेवलपमेंट। पहला ही जो क्वेश्चन है बेटा हिंदी की बुक में, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ये मैं यूनिट 1 में करा चुकी हूँ, वहां पे लिखो यूनिट 1, लिखते जाओ, ठीक है। 85, पेज नंबर 85, 86, 87, तीनों पे लिख दो, यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 लिख दो वहां पे। ग्रोथ और डेवलपमेंट यूनिट 1 में मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। अब पेज नंबर 87 पे सबसे नीचे देखो मैच्योरेशन, वो हमें करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आ जाओ। अब आपके बहुत सारे टॉपिक्स ना रिपीटेड आएंगे, ठीक है। हाँ आ रही हूँ, खोल रही हूँ। इंग्लिश में 88 वाला जो पेज है, इसमें ग्रोथ वाला जो टॉपिक है बेटा, उसको लिख दो यूनिट 1। हम यूनिट 1 में इसको कर चुके हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ के डिफरेंसेस लिखवाए थे मैंने, कि वेट और साइज होता है, क्वांटिटेटिव होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 1 लिख दो। अब आ जाओ मैच्योरेशन वाला टॉपिक जो नीचे दे रखा है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैच्योरिटी या मैच्योरेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यूनिट 1 में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच्योरेशन, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या होता है बेटा? परिपक्वता का आसान भाषा में अगर मैं आपको मतलब कहूँ तो उसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं, आप बड़े होते चले जाते हो, आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप अलग अलग अनुभव हासिल करते चले जाते हो, आप में मेच्योरिटी आती जाती है, ठीक है। जैसे कि एक 2 साल का जो बच्चा है, ठीक, मैं इसको बोलती हूँ a+b होल स्क्वायर क्या होता है समझाओ, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी ये बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ है, इसने ये अनुभव नहीं किया है। लेकिन वही अगर ये चीज मैं 14 साल के बच्चे से पूछती हूँ तो वो बता सकता है, क्योंकि वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो एलजेब्रा को समझ सके, ठीक। तो बाय एज, उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो हम अलग अलग अनुभव हासिल करते हैं, उन अनुभवों से जो हम सीखते हैं, ठीक है, उससे मिलती है हमें मैच्योरेशन, परिपक्वता। जैसे इसमें इस तरह से डायग्राम बनता है, ये ग्रोथ आपकी, ग्रोथ क्या हो गई, एज, आप उम्र में बढ़ रहे हो, हाइट वेट में बढ़ रहे हो, ठीक है। एज के साथ साथ आपको क्या मिलता रहेगा, लर्निंग, लर्निंग यानी एक्सपीरियंस बेटा, आप अलग अलग अनुभव हासिल करोगे। जैसे जब आप छोटे थे तो आपने एक गर्म बर्तन जो है उसको टच कर लिया था, आपको मना कर रहे हैं मत टच करो मत टच करो, आपने टच कर लिया, ठीक है। जब आपका हाथ जल गया तो आपको एक अनुभव हासिल हुआ, और वो अनुभव से आपको पता चला कि मुझे कोई भी गर्म बर्तन बेयर हैंड से नहीं टच करना है, ठीक है। जब आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते हैं तो आप में मैच्योरेशन आती है, परिपक्वता आती है, ठीक है। और जब आप में मैच्योरेशन आता है बेटा तो आपका विकास होता है, ठीक। तो डेवलपमेंट जो होता है इसके 3 पहलू होते हैं, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है लर्निंग, तीसरा होता है मैच्योरेशन। 3 एस्पेक्ट या 3 पहलू, एस्पेक्ट कह लो, पहलू कह लो, इन तीनों से विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच्योरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 88 पे डेफिनेशन मार्क करो। अम्म, कौन सी वाली करवाऊंगी, गैरी और किंग जेली की मार्क करो। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। ग्रोथ भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन भी आ रहे हैं। मॉडिफाइड बिहेवियर,
ठीक है, जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी बात पे रोने लगते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमने इतने अनुभव हासिल कर लिए हैं कि अब हमें पता है सिचुएशन को कैसे संभालना है, तो हम छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है। ये परिपक्वता मेरे अंदर आ गई है। तो इसमें गैरी और किंग जेली की डेफिनेशन मार्क करो। गैरी एंड किंग जेली, एक इनकी, और एक और मार्क कर लो, सिस्टर बारबरा की। सिस्टर बारबरा की मार्क करो। मैचुरेशन रिफर्स टू द अटेनमेंट द फुलनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फंक्शन। जब आप पूरी तरीके से विकसित होने लग जाते हो, वो मैचुरेशन होता है। इंग्लिश मीडियम में बेटा पेज नंबर 90 पे देखो, गैरी और किंग्स जेली की दे रखी है कि मैचुरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड। जैसे जैसे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहेगा, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता रहेगा। ठीक है, और सिस्टर बारबरा की भी दे रखी, सिस्टर बारबरा की भी दे रखी है उसी के नीचे पेज नंबर 90 पे। मैचुरेशन रिफर्स टू द अटेनमेंट द फुलनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फंक्शन। इन दोनों की मार्क कर लो, जो याद रह जाए वो कर लेना। हिंदी मीडियम में पेज नंबर 88 पे गैरी एंड किंग जेली जहां लिखा है, बिल्कुल ठीक उसके नीचे लिखी है सिस्टर बारबरा की। परिपक्व का अर्थ है किसी कार्य के विकास की पूर्ण उपलब्धि। जो भी आप टास्क कर रहे हो उसके अंदर पूर्ण अचीवमेंट मिला। ठीक है, मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा परिपक्वता होता है। तो परिपक्वता जो होता है बेटा, ये जो हमारा लर्निंग और मैच्योरेशन जो होते हैं, लर्निंग और मैच्योरेशन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। मैच्योरेशन क्या है, अनफोल्डिंग कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टाइम। समय के साथ वंशानुगत वंशानुगत विशेषताओं का खुलना। ठीक है, लर्निंग क्या है बेटा, अधिगम, जो मुझे किससे मिलती है, एफर्ट से मिलती है, जब मैं प्रयास करती हूं, और एक्सपीरियंस से मिलती है। ठीक है, तो लर्निंग और मैच्योरेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, मैच्योरेशन और लर्निंग। ठीक है, लर्निंग जो होती है ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है बेटा, समझ लो कच्चा माल है जो मुझे मैच्योर होने में मदद करता है। ठीक है, एक तरीके का कच्चा माल है। तो लर्निंग से मुझे अनुभव मिलता है, ये अनुभव मुझे मैच्योर करते हैं, परिपक्व बनाते हैं। ओके, इसके बाद पेज नंबर 88 पे देखो, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पॉइंट, सॉरी। लर्निंग और मैच्योरेशन में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आ रखा है। और इंग्लिश मीडियम में 91 पे देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, मार्क कर लो। मिला दोनों लोग को, मिला। हिंदी में 88 पेज पे आओ। हिंदी में 88 पेज पे पॉइंट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। परिपक्व के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। द चेंजेस कॉज्ड बाय मैच्योरेशन आर रेशियल। ठीक है, पहला, जो चेंजेस तुम्हारे मैच्योरेशन की वजह से होंगे वो नस्लीय होंगे, जातीय होंगे। ठीक है, और while changes due to learning occurs in that person only who learns, और लर्निंग में जो परिवर्तन होंगे वो इंडिविजुअल में होंगे।
ठीक है। अगर मेच्योरिटी आ रही है, मेच्योरेशन आ रही है, तो परिवर्तन जो होंगे वो उसके आसपास की पूरी लोगों में परिवर्तन देखने को पाए जाएंगे। ठीक है, जातीय होंगे। और लर्निंग जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की होती है, जो मैंने सीखा वो मैंने सीखा, आपने अपना सीखा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैच्योरेशन के लिए प्रैक्टिस। मैच्योर होने के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए बेटा, लेकिन लर्निंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है। मैच्योरेशन प्रैक्टिस इज नॉट नेसेसरी, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। परिपक्वता के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू मैच्योरेशन आर नेचुरल, while learning various activities have to be done by a person for learning, which results into behavioral modification। आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार जिसको आप बोलते हो, मैच्योरेशन के केस में आपका जो व्यवहार होगा वो प्राकृतिक होगा, नेचुरल। लर्निंग के केस में आपका जो व्यवहार है उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। सीखने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब व्यवहार का संशोधन होता रहता है। तो व्यवहार जो है ये क्या होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है, संशोधन होते रहते हैं इसमें, क्योंकि अधिगम हमारा चलता रहता है, हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है। मैच्योरेशन कंटिन्यूज इन बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल कंडीशंस, खराब से खराब कंडीशन या अच्छे से अच्छे हालात है आपके। ठीक है, मैच्योरेशन होगा। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग जो होती है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे हालातों में होती है। ठीक है, लर्निंग यहाँ पे हम अच्छे अधिगम की बात कर रहे हैं। तो अगर कंडीशन फेवरेबल है, आपके हक में है हालात, तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है। इन सोसाइटी अ पर्सन गोज ऑन लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। तो लर्निंग जो होती है ये पूरा जीवन काल होती रहती है, पैदा होने से मरने तक चलती है। प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑलमोस्ट गेट कंप्लीटेड अप टू द स्टेज ऑफ 25 ईयर्स। और मेच्योरिटी की जो होती है वो 25 साल की उम्र तक आ जाती है सब में। 25 साल की उम्र तक तो सब ऑलमोस्ट मेच्योर हो जाते हैं, जीने का तरीका जो है चीजें सीख लेता है। मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, हेंस मोटिवेशन हैज नो अफेक्ट ऑन इट। प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन पे प्रेरणा का कोई असर नहीं पड़ता। लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, प्रेरणा जरूर होनी चाहिए कि मैं सीख क्यों रही हूं। ठीक है, मेच्योर होने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है। तो ये आपके डिफरेंसेस है। इसके बाद पेज नंबर 91 पर आएंगे। आ गया आपका मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, इसको मार्क कर लो। पेज नंबर 92 इंग्लिश मीडियम, 91 हिंदी मीडियम। ग्रॉस और फाइन मोटर में बता चुकी हूँ आपको पहले ही। ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है बेटा, इसके अंदर हमें मसल्स के बारे में लिखना होता है। मैंने आपको बताया था फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो अगर मोटर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आप फिजिकल डेवलपमेंट से शुरू करना और फिर मोटर डेवलपमेंट पे जाना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मोटर डेवलपमेंट की हिंदी क्या है, क्रियात्मक योग्यताएं। ठीक। तो आपने इसके अंदर बतानी है कि मोटर स्किल्स जो होती हैं, या जब हमारी मांसपेशियों का विकास होता है तो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, शरीर के बाकी हिस्से और मांसपेशियों के बीच में समन्वय। ठीक है, उसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आपने इसके अंदर स्किल्स बता देनी है बेटा। दो स्किल बताई थी मैंने आपको, ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक फाइन मोटर स्किल्स। तो पहले आप ग्रॉस मोटर स्किल जब बताओगे तो बताओगे कि ग्रॉस मोटर क्या होती है। ठीक है, बिग मसल, बड़ी मसल, जिसमें आप लिखोगे बड़ी मांसपेशियां। ठीक, तो आप इसके अंदर वही बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना के आ जाना कि भाई ये बड़ी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, और बच्चा इनसे जो एक्टिविटीज करता है आर्म्स और लेग से, उन एक्टिविटीज को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। तो भाई आर्म्स और लेग से आप क्या कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो,
वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है, डांस कर सकते हो, जिमनास्ट कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं ये फाइन मोटर से आती हैं, ठीक है, जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं, जिसमें आपने ये बना देना है, हाथ बना देना है एक, और आंख बना देनी है एक, ठीक है, फिंगर्स एंड आईज। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, मस्कारा लगाना, है ना, बटन लगाना, कैंची से काटना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फाइन मोटर स्किल्स में। और फिर आपने ये बताना है कि ये जो विकास होता है मोटर डेवलपमेंट का, ये G to F होता है। पहले ग्रॉस मोटर डेवलप होती है, बाद में फाइन मोटर डेवलप होती है, ठीक है, तो इस पर टिक मार लो। इसके बाद फिर तुम्हारे वही कंडीशंस आ गए बेटा, फैक्टर्स दे रखे हैं पेज नंबर 93 पे, देखो इंग्लिश मीडियम में नहीं है ये, फैक्टर्स नहीं है तुम्हारे। पेज नंबर 93 हिंदी मीडियम पे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। तो जो बेटा फिजिकल डेवलपमेंट वाले लिखवाए थे वही लिख देने हैं। न्यूट्रिशन, फिजिकल कंडीशन, ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रैक्टिस, गाइडेंस, जो फिजिकल डेवलपमेंट के कारक लिखवाए थे सेम वही लिखने हैं आपने मोटर डेवलपमेंट में भी। इसके बाद इसमें ये छोड़ दीजिए आप, इन्फेंसी, प्रीनेटल, इन्फेंसी, पेज नंबर 94 पे आओ हिंदी मीडियम में, और पेज नंबर 97 पे आओ इंग्लिश मीडियम पे। इंग्लिश मीडियम में एक वो दिख रहा होगा तुम्हें, समरी ऑफ टेबल। बेसिकली इसके अंदर आपको ये बता रखा है कि अलग अलग स्टेजेस में मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा वो जो मैंने आपको बताए थे सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, उनके बारे में इसमें लिखना है, स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जैसे पहला आप प्रीनेटल बताते हो, गर्भावस्था, ठीक है, तो गर्भावस्था जो होती है इसके अंदर एक तो वो बता देना प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो बताया था मैंने आपको, गर्भ के अंदर वाला, कि बच्चा जो होता है पहले इसका दिल बनता है, बाद में इसके आउटर ऑर्गन्स बनते हैं, बाहर के ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। फिर आप इन्फेंसी बता देना, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था में दोनों बता देना, प्रॉक्सिमो डिस्टल भी और सिफेलोकॉर्डल भी बता देना, ठीक है, कि इसके अंदर बच्चा जो है ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की ओर चलता है, और सिफेलोकॉर्डल में बच्चा जो है अपने सिर से, हेड से पैर की ओर बैलेंस करना सीखता है, ठीक है। इसके बाद इसमें चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में आपने बताना है कि मोटर डेवलपमेंट जो होता है ये फास्टेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है बाहर निकलना शुरू कर देता है, प्ले एंड एक्सरसाइज जो है उसके लाइफ रूटीन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और ये अपने जो काम है, फाइन मोटर्स भी जो हैं इसकी बेटा, फाइन स्किल्स भी हैं, ये भी करने लगता है, यानी कि लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, कपड़े पहनना, उतारना, गेम खेलना, अलग अलग कार्य जो है ये चाइल्डहुड में करना शुरू कर देता है, सीढ़ी चढ़ना हो गया, सीढ़ी से उतरना हो गया, भागना हो गया, कूदना हो गया, तो बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, इसलिए इसका मोटर डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे फास्टेस्ट हो जाता है। तो चाइल्डहुड में सारी एक्टिविटीज आपने लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में बच्चा पूरी तरीके से जो है बेटा ऑटोनॉमी की तरफ चला जाता है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, अब अपने सारे ही काम, कोई भी काम हो वो खुद ही करता है, ठीक है।
अ, गत्यात्मक कार्य करने की योग्यता की परिपक्वता लड़कियों में 14 वर्ष, लड़कों में 17 वर्ष में आ जाती है। गर्ल्स जो होती हैं ये 14 ईयर्स में ही मोटर डेवलपमेंट पूरा हो जाता है इनका, ठीक है, और बॉयज 17 तक होते होते अपने सारे काम जो है वो करने लग जाते हैं, ठीक है। लड़के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों एवं अधिक परिश्रम वाले कार्यों को करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसी प्रकार लड़कियां भी अधिक प्रयोगात्मक कार्यों को रुचिपूर्वक करती हैं। बॉयज को ज्यादा मेहनत वाला काम करना अच्छा लगता है, गर्ल्स को एक्सपेरिमेंट वाले काम करना अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो किशोर अवस्था में आपका रेस लगाना, कूदना, लंबी कूद करना, गोला फेंकना, आप अलग अलग के स्पोर्ट्स जो होते हैं इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हो बेटा, ठीक है। स्पोर्ट्स में इसमें डाल देना कि बच्चे जो है अलग अलग स्पोर्ट्स हो गए, डांसिंग हो गई, जिमनास्ट हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, तो इन सब के अंदर इनकी जो मॉरल मोटर डेवलपमेंट है, सॉरी, ये डेवलप हो रही होती है। ये सब लिख देना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेज नंबर 102 पर आओ हिंदी मीडियम में, और 100 पर आओ इंग्लिश मीडियम में, सबसे नीचे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल? कौशल से आप क्या समझते हैं? स्किल, पेज नंबर 102 एंड 100। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, स्किल इज अ सिस्टमैटिक एंड coordinated pattern of mental and or physical activity। जब आप अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, प्लस उसके अंदर आपका मानसिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए एक स्किल है रीडिंग स्किल, नहीं राइटिंग स्किल ले लेते हैं, ठीक है, लिखने का कौशल। तो राइटिंग स्किल जो है इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी क्या है, मेरा हाथ, मेरी आईज, इन मसल्स का मूवमेंट होना। और मेरा अगर माइंड जो है, मेरा दिमाग जो है वो इतना डेवलप्ड है कि मुझे किस तरह से लिखना है, मैं वर्ड स्मार्ट हूँ, ठीक है, मुझे शब्दों का चयन करना आता है, तभी मैं राइटिंग स्किल लिख पाऊंगी। तो जब मैं अपने दिमाग के थॉट्स और अपने मसल्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करती हूँ, उसको बोलते हैं कौशल, स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो कौशल मानसिक और शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होती है। ये आपका स्किल के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद आपने इसमें सीधे लिखना है मेथड्स टू इम्प्रूव, पेज नंबर 103 पर देखो, मेथड्स ऑफ लर्निंग स्किल और टू इम्प्रूव स्किल्स। हिंदी, इंग्लिश में नहीं है बेटा, ये इंग्लिश में आपका नहीं है, हिंदी से बता रही हूँ, हिंदी से लिखना है इसको, ठीक है। मेथड ऑफ लर्निंग स्किल्स और हाउ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, ये टॉपिक है आपका। पहला, अराउजिंग इंटरेस्ट।
अगर आपको किसी में कोई स्किल डेवलप करनी है, जैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ कि आपको बुनाई आनी चाहिए, बुनाई एक स्किल है, आपके हाथ उसमें चलेंगे और आपका दिमाग भी चलना चाहिए कि कैसा पैटर्न मुझे बनाना है स्वेटर में। ठीक है, तो रुचि को उत्पन्न करना सबसे ज्यादा आवश्यक है बेटा। विद्यार्थी और टीचर ये जरूर समझ ले कि उन्होंने किसी कार्य विशेष को करने की विधि में आवश्यक सुधार हर हालत में लाना ही है। तो ऐसे दृढ़ विचारों के परिणाम स्वरूप कौशल में सुधार संभव होता है। अगर आपने रुचि को पैदा कर दिया, अगर आपने ये डिसाइड कर दिया कि एनी हाउ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए, तो आप इंटरेस्ट पैदा करने के बारे में सोचोगे। तो सुधार का विचार ही मानव को अलग अलग मार्गदर्शक सिद्धांत की ओर सावधान बनाकर सीखने में मदद करता है। कई बार तो विद्यार्थी सहायता की अपेक्षा करता है, तब शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि वह बच्चों की मदद करे। तो यहाँ पे टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है बेटा, कि टीचर जो है वो फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट यानी कि सुविधा दाता के रूप में काम करे और बच्चों को या स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करे। ठीक है, इसके बाद रेडीनेस, तैयार होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोल रही हूं कि बुनाई सीखनी है, एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, बट आप तैयार ही नहीं हो, तो तैयार होना बहुत जरूरी है। कौशल सीखने के लिए तत्परता वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा खुद से तैयार होगा, खुद से उसके अंदर तत्परता होगी, तो वो जल्दी सीखेगा और बेहतर तरीके से सीखेगा। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट प्रैक्टिस। बेटा किसी भी स्किल को सीखने के लिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए उसमें रिपीटिशन की ज़रूरत होती है। अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब एम्ब्रॉयडरी अगर आप सीख रहे हो, तो आपको किस तरीके से सिलाई को चलाना है, किस तरीके से धागे को मोड़ना है, ऊन को मोड़ना है, पलटना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। ये नहीं कि एक बार किसी ने बता दिया, एक बार आपने कर लिया तो आपको आ गया। राइट, जब आपको एबीसीडी भी लिखवाना शुरू किया गया था, तो पूरा साल आपको एबीसीडी लिखवाई गई थी, तब जाके आपने लिखना शुरू किया था। तो नियमित तौर से प्रैक्टिस या अभ्यास बहुत जरूरी है, कोई भी कौशल, कोई भी स्किल हो उसको सिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए सिचुएशन ए है और एक सिचुएशन बी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो सीखा उसको मैं बी में अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने साइकिलिंग सीखी। ठीक है, साइकिलिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीखना, वो होता है बैलेंस। इस बैलेंस को मैंने बाद में इन लेटर फ्यूचर में मैं स्कूटी सीख रही हूँ, तो ये सेम बैलेंस मेरे को यहाँ पे काम करेगा। आप सबने सुना होगा कि जब भी कोई स्कूटी या बाइक चलाना सीखता है तो उसको बोलते हैं ना, साइकिल चलाइए पहले, बैलेंस करना आता है, वही करना है इसमें भी। ठीक है, तो ये जो बैलेंस वाली स्किल थी जो मैं साइकिलिंग में सीख चुकी हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकती हूँ। एक और उदाहरण दूंगी, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, आपने वही सेम ट्रिक टेनिस में यूज कर ली। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग करना। तो यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग करना चाहिए, यानी कि कोई नया कार्य अगर आप सीख रहे हैं तो पुराने कार्य की अगर कोई भी चीज, कोई भी ट्रेनिंग उसमें काम आ सकती है तो आप उसको अप्लाई करिए, तो उससे आपकी स्किल जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। पांचवा, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। अगर हम बच्चों को बता दें कि बेटा ये स्किल सीखने से ये परिणाम आपको मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, कि भाई आप एम्ब्रॉयडरी सीखोगे तो आपको एक कंपटीशन में भेजा जाएगा और उस कंपटीशन में आपको प्राइज मिलेगा, तो बच्चा और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, उत्सुकता आ जाती है उसके अंदर अगर आपने उसको रिजल्ट्स का ज्ञान दे दिया। इसके बाद यूज ऑफ प्रॉपर लर्निंग मेथड।
जो सिखा रहे हो स्किल, वो सिखाने का तरीका सही होना चाहिए। तो कई बार किसी कार्य को निरंतर या बिना विश्राम के करते रहने से आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। भाई इतना भी रेगुलर मत करो कि आप रेस्ट ही नहीं ले रहे, बिल्कुल आप आराम ही नहीं कर रहे हो और उसको करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, तो वहां पे जो रिजल्ट होगा वो बेटा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो अधिगम विधियों का चयन और उनका प्रयोग भी कौशलों के विकास को प्रभावित करता है, इसीलिए राइट मेथड चूज करना बहुत जरूरी है। कि भाई ठीक है, साइकिलिंग अगर मैं सीख रही हूँ तो मैं दिन में 2 घंटा उसकी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, सारा दिन नहीं करना। एक सही तरीका होना चाहिए प्रैक्टिस का। ठीक है, सीखने का तरीका सही होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें डालना प्रोविजन ऑफ फॉर प्रॉपर गाइडेंस। आप जिससे भी सीख रहे हो बेटा, ठीक है, गाइडेंस देने वाला बंदा सही होना चाहिए। तो कौशल अर्जन या धार की प्रक्रिया के मध्य विद्यार्थी को उचित निर्देशन या परामर्श की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार इस प्रकार की व्यवस्था के प्रभाव के विद्यार्थी दिशाहीन और निरुत्साहित हो जाते हैं। जब प्रॉपर गाइडेंस हमें नहीं मिलता है कि हमें क्या करना है, आगे कैसे करना है, तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बड़े मोटिवेट होते हैं कि यार एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं, चलो मैं एम्ब्रॉयडरी करेंगे। 2 दिन करते हैं, फिर हमें कुछ दिशा नहीं समझ आती कि यार ये डिजाइन कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हो बेटा, उसमें लचीलापन होना चाहिए, आपने रिजिड नहीं होना है। ठीक है, डोंट बी रिजिड। रिजिड का मतलब है कि आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते। डायनामिक रहो, कि अगर आपको लग रहा है कि इसको इस चीज इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें बदलाव लाने की क्षमता रखो। ठीक है, बदलाव लाने की क्षमता रखो। बस इतने 8 पॉइंट्स बता देना, इसमें काफी है। ठीक है, ये तुम्हारा स्किल हो गया। और क्या है इसमें, अलग अलग पार्ट्स में दे रखे हैं इन्होंने सब। फिर ये एक पार्ट दे रखा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। हाँ, ये वाला भी तुम्हारा हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, सॉरी। इम्प्लीकेशन, ओके, 2 टॉपिक है। पेज नंबर 109 पर आएंगे हिंदी मीडियम में, और 105 पर आएंगे इंग्लिश मीडियम में। बेटा इसको आपने हिंदी से करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी से करेंगे, हिंदी में अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोटर डेवलपमेंट। पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल रहेगा। ठीक है, तो देखो ये अपने से भी बना के आप लिख सकते हो। जैसे पहला, आप प्रॉपर मोटिवेशन है। प्रेरणा की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझी जाती है। हम सब जानते हैं कि बेटा जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो स्कूल में टीचर्स द्वारा प्रशंसा के 2 शब्द बालक के भविष्य को नया मोड़ दे सकते हैं। तो अगर स्कूल के अंदर टीचर जो है बेटा, ये अगर बच्चे को अप्रिशिएट करे, ठीक है, तो बच्चा जो है ये बेहतर दिशा में जा सकता है, नई दिशा प्रदान हो सकती है। इसी प्रकार घर पर पेरेंट्स जो है बेटा, ये बच्चे को अगर उसकी एक्टिविटीज के लिए अप्रिशिएट करें, तो वो बच्चा जो है एक अपना बेस डेवलप कर सकता है। दोनों पक्ष अर्थात अध्यापक और माता पिता की ओर से पुनर्बलन मिलने से बालक का शारीरिक विकास और उसका गत्यात्मक विकास किसी निश्चित दिशा को अर्जित करके उसके भविष्य की सफलता की नींव रख सकता है। मान लीजिए कि ये जो बच्चा है, इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है,
ठीक है। और इसके क्रिकेट पर टीचर ने और पेरेंट्स दोनों ने इसको अप्रिशिएट किया है और मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ बेटा तुम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन है ये बच्चे को कल देश का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बना सकता है। राइट। उसको आगे उसका, और क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्रिकेट में बेटा उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है। तो उसको एक दिशा मिल जाती है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, प्रॉपर मोटिवेशन से। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सरसाइज। देखो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसके अंदर, पेरेंट्स कर सकते हैं कि वो बच्चे को पार्क लेके जाएं, वॉक पे लेके जाएं। ठीक है। और टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर, स्कूल में ही एक स्पोर्ट्स पीरियड रख दो। ठीक है। मॉर्निंग ड्रिल करवा दो, असेंबलीज में मॉर्निंग ड्रिल्स होती थी, वो करवा दो। ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। जब वो अपने शरीर के हाथ पैर हिलाएगा बेटा तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा आप इसमें डाल सकते हो, प्रोविजन ऑफ वेरियस गेम्स। अलग अलग खेलों का प्रावधान, स्कूल और घर में अलग अलग खेलों का प्रावधान जरूर होना चाहिए बेटा। घर और स्कूल में क्रियाओं का वितरण इस प्रकार हो कि लड़के और लड़कियों का शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो। यानी कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं स्कूल में हो या घर पे हो बेटा, वो ऐसी होनी चाहिए कि गर्ल्स और बॉयज दोनों की मोटर डेवलपमेंट उनके अंदर हो। चलते फिरते रहने वाली एक्टिविटीज होनी चाहिए, बैठी हुई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो यूजुअली गेम्स जो हो वो आउटडोर आप इस्तेमाल करिए, इंडोर में बच्चा बैठा रह जाता है। ठीक है। आउटडोर गेम्स आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। खेल सामग्री जैसे कि स्कूल के अंदर बेटा वो रस्सी होती है ना मोटी वाली, वो होनी चाहिए आपके, क्या बोलते हैं, वो जंप करने वाले जो हर्डल्स होते हैं वो होने चाहिए, बॉल्स होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए गेम्स के अवेलेबल। और पेरेंट्स भी घर में बच्चों को ऐसी चीजें अवेलेबल कराएं। जैसे हम छोटे थे तो मुझे याद है हमारे पेरेंट्स जिसमें पंखा टंगता है उसके अंदर रस्सी टांग दिया करते थे और कहते थे लटको, है ना, दरवाजे की चौखट पे लटको। तो हमारे पेरेंट्स हमको ये सब एक्टिविटी कराते थे, तो ये सब होना चाहिए। ये उदाहरण आप डाल देना, ये सारे उदाहरण जो मैं देती हूँ ना इनको आप लिख कर आना अपने आंसर में। ठीक है। इसके बाद वही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने के अवसर दीजिए आप बच्चों को। ये नहीं है कि आज एक दिन करा दिया और छोड़ दिया, नहीं, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बेटा सीखने के अवसर देना बहुत जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा इस फील्ड में आगे जा सकता है तो वहां पर आप बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। ठीक है। रोज लेके जाइए पार्क शाम को आप अपने बच्चे को, उसको एक गाइडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, मुझे कैसे फिजिकली फिट रहना है। रिमूवल ऑफ फियर, डर खत्म करिए बच्चे के अंदर से। जब डर खत्म होगा तो वो बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रांग बनेगा, और जब मानसिक रूप से स्ट्रांग बनेगा तो बेटा फिजिकली भी वो फिट होगा। आपने देखा होगा जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनका शरीर भी खराब होने लगता है। ठीक है। ये पॉइंट्स आपने इसमें डाल देने हैं। इसके बाद पेज नंबर 113 पर आ जाओ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या करोगे कल टीचर बन के। पेज नंबर 113, हिंदी मीडियम। पेज नंबर 109 इंग्लिश मीडियम में अगर आप आओगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखो पहले, 113 और 109 पे देखो विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ सेम सेम दे रखी हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, इंट्रैक्शन बिटवीन मेच्योरेशन एंड लर्निंग, जनरल टू स्पेसिफिक, डेफिनेट सीक्वेंस, लार्ज टू स्मॉल मसल, वही सारी चीजें हैं बेटा। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा हर बच्चा जो है वो अलग है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में
हर बच्चा जो है वो अलग है, हर बच्चे में अपने अंतर होते हैं, हर बच्चे की सीखने की दर अलग होती है। ठीक है। सेक्स डिफरेंस, लड़के और लड़कियां, इनकी क्रियात्मक योग्यताएं, मोटर डेवलपमेंट जो होती है ये अलग होती है बेटा। ठीक है। जैसे कि लड़कियां जो है वो 14 साल और लड़के जो है वो 17 साल पे विकसित हो जाते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन मेच्योरेशन एंड लर्निंग, जितना ज्यादा आप बच्चों को एक्सपीरियंस दोगे, अनुभव दोगे, उसी हिसाब से उनका मैच्योरिटी, उनके अंदर मेच्योरिटी आएगी और उनका मोटर डेवलपमेंट होगा। जनरल टू स्पेसिफिक, बेटा पहले सामान्य क्रियाएं करवाइए, जैसे कि बच्चे के पूरे शरीर को हिलाना, भगाना, उसको दौड़ाना, जंप कराना। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर आप उनको लेकर आइए। फिर डेफिनेट सीक्वेंस में बेटा सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल बता देना। ठीक है, कि बच्चा किस तरह से अपने शरीर को बैलेंस करना सीखता है। फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल में ग्रॉस और फाइन बता देना, कि पहले बड़ी मसल्स को संभालता है फिर छोटी मसल्स को संभालता है। 6 पॉइंट्स डाल देना। फिर तुम्हारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दे रखा है पेज नंबर 114 पे। इंग्लिश मीडियम में ये पॉइंट्स में नहीं है, तो इसको हिंदी से करना। मम्मा मेरा पैर सो गया। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। पहला देखो, सेल्फ डिपेंडेंस। जब बच्चा छोटा होता है बेटा, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बट जैसे जैसे उसकी मसल्स विकसित होती हैं वो ऑटोनॉमी की तरफ चला जाता है। ऑटोनॉमी, स्वतंत्र होना। तो क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों के विकास के साथ साथ बालक में आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है। जन्म के समय वो दूसरों पे निर्भर रहता है और धीरे धीरे वो उठना बैठना, अपने हाथों से खाना पीना, नहाना, ये सब करने लगता है। ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे उसकी मसल्स डेवलप होंगी। दूसरा पॉइंट, सेल्फ एंटरटेनमेंट। तो बालक की क्रियात्मक योग्यता और कौशलों का विकास अच्छा होने पे उसमें खेलने की शक्ति का विकास होता है। खिलौने आदि के साथ खेलने से उसका मनोरंजन होता है। तो आप उसको टॉयज दो ऐसे जिनके साथ वो एक्टिविटीज करे, यानी कि प्ले करे, और जितना ज्यादा वो प्ले करेगा उतना ज्यादा उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। चीजों को उठाएगा, पटकेगा, फेंकेगा, लगाएगा। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अच्छे क्रियात्मक विकास का बालक के समाजीकरण पे प्रभाव पड़ता है। अच्छे क्रियात्मक विकास के कारण बालकों को सामाजिक कौशलों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर आपका मोटर डेवलपमेंट अच्छा है बेटा, तभी आप सोशलाइज कर पाओगे। ठीक है। आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, तो लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। ठीक है। आप फिजिकली फिट नहीं हो, अच्छे नहीं है, मोटर डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं है, बीमार रहते हो बहुत ज्यादा, तो आप खुद ही चिड़चिड़े रहोगे, आप किसी से मिलना ही पसंद नहीं करोगे, सोशलाइज करना ही नहीं पसंद करोगे। इसलिए मोटर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आप खेल कूद में पार्टिसिपेट कर सकोगे, दूसरों बच्चों के साथ घुल मिल सकोगे, इसलिए मोटर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो सोशलाइजेशन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपकी मोटर डेवलपमेंट अच्छे होते हैं बेटा, मांसपेशियां अच्छी होती हैं, तो आप फिट रहते हो। जब आप फिट रहते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बालकों में शारीरिक सुरक्षा की भावना पर्याप्त रूप से जागृत हो चुकी है और यह भावना साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी की भावना में परिवर्तित हो जाती है। बालक में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हम फिट होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े पहनते हो और वो कपड़े आप पे अच्छे लग रहे हैं, आपका शरीर फिट है, कहीं से खिंच नहीं रहे, आप कहीं से भारी नहीं महसूस कर रहे, तो आपके अंदर अपने आप ही एक क्या बोलते हैं, विश्वास पैदा होने लगता है अपने ऊपर। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगों पे कंट्रोल भी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है। अधिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप बालक में संचित शक्ति का व्यय होता है, साथ में अवांछित संवेग और चिंताओं से भी बालक मुक्त हो जाता है। जब आप मोटर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करोगे, आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, भागना दौड़ना, तो आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है। आप फालतू की जो भी बातें हैं, डिप्रेशन हो गया या जैसे कि किसी के ऊपर गुस्सा करना, दिल दुखना, इन चीजों से आप बाहर आते हो। आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपने अपने आप को वर्कआउट में एकदम घुसा दिया, आप जिम जा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग बनता है और इन चीजों से निकलने में आपको आसानी होती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चा जो है खुद को आइसोलेटेड फील नहीं करता, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर अपने साथियों के साथ खेलता है। ठीक है। अवांछित चिंताएं, संवेग भी अरे
अभिव्यक्त होकर बाहर निकलते हैं, कष्टदायक संवेगों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे जो इमोशंस होते हैं जिनसे हमें कष्ट होता है, इनसे हमें आज़ादी मिलती है जब हम मोटर डेवलपमेंट के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इसके अंदर बता देने हैं। ये आपकी यूनिट 2 भी खत्म हो गई। अब आपके ऐसे ही भागेगी यूनिट्स। पहली यूनिट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर आपकी सब आसान आसान सी हैं। यूनिट 2 खत्म। और तुम मुझसे कहते हो कि मैम 9 बुक कैसे कराओगी? मैंने 2 महीने में 9 बुक्स कराई थी तुम्हारे सीनियर्स को। सिर्फ 2 महीने दिए थे सर ने मुझे। तुम्हारे लिए तो पूरा साल है मेरे पास। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बुक कहाँ भागेंगी। और इतने रिपीटेड टॉपिक्स आएंगे ना, अभी मैथ्स और ईवीएस आने दो। देखो, इंग्लिश हिंदी संस्कृत बिल्कुल एक जैसी बुक्स है। ठीक है। मैथ्स ईवीएस। क्या कह रहे हो? पेपर का आइडिया सर बताएंगे, यही होंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, इसी टाइम पे ही होते हैं, जून जुलाई अगस्त ले लो। हाँ हाँ, वो आपको पूरा एड्रेस भी भेजते हैं, कैब भी अवेलेबल करवा देते हैं आपके लिए। आप कैब से जाना चाहो तो कैब से चले जाओ, खुद जाना चाहो तो खुद चले जाओ, सब करवा देते हैं। क्या चीज? मैथ्स आसान है, बहुत आसान है। मैथ्स बहुत आसान है, कुछ नहीं है मैथ्स में। ये जितने टॉपिक तुम पढ़ोगे ना अभी इसके अंदर, आधे तो यही है। पियाजे, पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगॉट्स्की, आधे तो यही है मैथ्स में। और मैथ्स ईवीएस मैं बता रही हूँ तुम्हें, इंग्लिश हिंदी संस्कृत एक जैसी बुक है। ठीक है, पेपर 1 मैथ्स तुम्हारी ईवीएस एक जैसी बुक है। तुम्हारी जो टफ बुक है, मैं तुम्हें जो बताती हूँ, मुश्किल बुक जिसमें रटने वाली जो आती है चीजें, वो है पेपर 4 एसएसटी, कंटेम्पररी वाली। इसमें तुम्हें याद करने रहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बुक है। एक पेपर 2 एजुकेशन वाली जो बुक है, और एक कंप्यूटर वाली आईसीटी, क्योंकि इसमें रिसर्च विसर्च के टॉपिक आ जाते हैं। ये 3 बुक है जिनके टॉपिक्स बाकी बुक्स में बहुत कम है। इनमें भी है रिपीटेड टॉपिक्स, बट इनके टॉपिक्स बहुत अलग से है। बाकी सारी बुक्स बहुत आसान है। जी, जाओगे।